Good evening and a warm welcome to the webinar on pediatric diabetes and its management presented by Uttar Pradesh Diabetes Association. For today's webinar, the digital partner is Clearnet. Clearnet is India's largest live CME and doctor-generated medical content platform. Now, I would like to play a Clearnet's video and I would request everyone to please have a patient look. Now I am audible. Yeah. Yes, sir, please. चलिए start with the slides. अभी रुक जाइए राणा सिंह साहब, अभी आपको बुलाया जाएगा। Thank you very much for your patience. Now I would request Dr. Sanjay Arora sir, as he is the Secretary of UPDA. So I would request Sanjay Arora sir to take over the session for today. Sir, I would like to introduce you first. Sanjay Arora sir is MD in medicine. He is the member of CSI, member of UPDA, RSSTI. He has fellowship in diabetes from CMC Vellore, Diabetes India, fellow of UPDA, Joint Secretary of API Lucknow chapter. Sir, over to you. शुक्रिया शालिनी। यूपीडीए की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज एक और टॉपिक को लेकर हमारे साथ हमारे एक और पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर आर सिंह साहब हैं। ये आज आपको बताएंगे पीडियाट्रिक डायबिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट, बच्चों में डायबिटीज के बारे में। डॉक्टर आर सिंह हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, काफी एक्टिव, काफी डायनेमिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सिर्फ डायबिटीज ही में नहीं, इनका कार्डियोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी कार्डियोलॉजी के एक इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में बैठे हैं। एंड इनका प्रैक्टिस झांसी में है, तो 3 बार उधर से निकले तो उनकी क्लिनिक भी देखी थी, इनका हॉस्पिटल राघवेंद्र हॉस्पिटल भी देखा था वहाँ पर। तो आज ये आपको बताएंगे पीडियाट्रिक डायबिटीज के बारे में। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर नरसिंह वर्मा का साथ देने आए हैं हमारे काफी एक्टिव डॉक्टर प्रभात कुमार, जिन्होंने जो प्रोफेसर हैं मेडिसिन में आगरा में, और इन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है लंदन से। तो ये हम हमारे प्रेसिडेंट के साथ देंगे डॉक्टर आर सिंह से सवाल जवाब करने में। ओवर टू डॉक्टर नरसिंह वर्मा, जो आपको आगे डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद डॉक्टर संजय। जैसा कि आप सबको विदित है कि यूपीडीए की पाठशाला का उद्देश्य यह है कि अपनी मातृभाषा में हम विज्ञान की गहराइयों को समझ सकें और उसे अपने मरीजों के इलाज में प्रयोग कर सकें। और मैंने कई प्रकार से कई जगहों पर ये बात देखी, विश्व के तमाम भागों में देखी, कि अपनी बात को वो अपनी मातृभाषा में रखते हैं। केवल भारत एक अपवाद है जहां पर विद्वता की परिभाषा आंग्ल भाषा का ज्ञान माना जाने लगा। तो हमारी विद्वता हमारे कार्यों से जानी जाए, हमारी क्षमताओं से जानी जाए, न कि हमारी भाषा की वजह से जानी जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन, जिसके 1500 से अधिक मेंबर हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन तक सब तक पहुंचने का। जैसा लग रहा है कि लोगों को समय से सूचना भी अभी नहीं मिल पा रही है
और बहुत अधिक सीएमई हो रही हैं, इसलिए अभी हमारे पास बहुत लोग तो नहीं हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारी पाठशाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में सफल होगी। आज का विषय, इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के जो भी अध्यक्ष रहे हैं, एक एक करके उनको बुलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारे बीच, जैसा डॉक्टर संजय अरोड़ा साहब ने बताया, कि डॉक्टर आर सिंह उपस्थित हैं, जो कि यूपीडीए ही नहीं और भी कई संगठनों के शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। जैसा कि डॉक्टर संजय अरोड़ा ने बताया कि उनका इंटरेस्ट मेडिसिन के लगभग हर क्षेत्र में है, और जो भी एकेडमिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर डॉक्टर आर सिंह अवश्य दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर प्रभात अग्रवाल हमारे साथ इसको को होस्ट कर रहे हैं। प्रभात अग्रवाल, मैं कहूंगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में एक उभरते हुए सितारे हैं, और मैंने उनको देखा है कि उनका बहुत ही एकेडमिक इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, और कई फोरम पर मैं देखता हूं कि जो मरीजों से संबंधित चर्चाएं होती हैं उसमें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं प्रभात अग्रवाल। तो अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर आर सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें, और प्रेजेंटेशन छोटा ही होगा, जिससे कि डॉक्टर आर सिंह से हम लोग आज के विषय में पीडियाट्रिक डायबिटीज में क्या उस एज ग्रुप में डायबिटीज होती है, अगर होती है तो कैसे भिन्न है, और अगर भिन्न है तो क्या उसका इलाज भी भिन्न है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर आर सिंह साहब, कृपया अपनी स्लाइड्स दिखाएं और आप अपनी बात को रखें। उसके बाद डॉक्टर प्रभात अग्रवाल और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, और हमारा सभी सुनने वालों से आग्रह है कि वो अपने प्रश्नों को तैयार रखें और उनको हमारे इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन में डाल सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रहलाद चावला जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि चावला साहब बहुत ही सीनियर फिजिशियन हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में उनके प्रश्न अवश्य मिलेंगे आज की चर्चा के। डॉक्टर आर सिंह साहब। उनका संपर्क एकाएक लग रहा है कि डिस्टर्ब हो गया है, तो जब तक वो जुड़ते हैं तब तक डॉक्टर प्रभात हमारे साथ हैं, और पीडियाट्रिक डायबिटीज के विषय में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जगत में इस प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी, और हम सभी लोग इस बात में सक्षम हैं कि अगर किसी कारणवश हमारे स्पीकर किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए तो हम लोग उस चर्चा को जरूर जारी रखें, जिससे कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो लाभान्वित हो। डॉक्टर आर सिंह साहब, अपना प्रेजेंटेशन आप करें, स्लाइड शेयर कर दीजिए अपनी। जी, बहुत अच्छा, आप तक हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के वर्तमान प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नरसिंह वर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक नए किस्म का जो कार्यशाला शुरू की है, और वो भी हिंदी में, यूपीडीए की पाठशाला, और जो बड़ी सुचारू रूप से चल रही है, और उसमें हमारे विभिन्न साथी, हमारे काफी सीनियर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसके जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजय अरोड़ा जी, जिन्होंने बड़ा तन मन धन से इस पाठशाला को आगे रखने में अपना विशेष योगदान दिया है और देते जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथी डॉक्टर प्रोफेसर प्रभात अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन SNMC आगरा में है, वो आज हमारे बीच में है, और हम सारे लोग मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपको कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा, जिसके बाद फिर बीच बीच में जो भी सवाल जवाब होंगे उसके बारे में हम बताएंगे। डायबिटीज, जैसा कि पहले माना जाता था डियर फ्रेंड्स, कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों की है, बड़े उम्र की है और एक उम्र के बाद होती है, पर ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में देखें और पिछले 2 दशक में देखें तो सबसे ज्यादा हमें पीडियाट्रिक डायबिटीज के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये बहुत गिने चुने होते थे और इनकी डायग्नोसिस भी उतनी ही मुश्किल होती थी। तो जिस तरह से हम इंग्लिश पढ़ने में लिखते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बैग और C फॉर कैट, उसी तरह से हम कहते हैं कि D इज फॉर डायबिटीज। अगर बच्चों को इस तरह पढ़ाया जाए तो बच्चों को बचपन से ही ज्ञान रहेगा कि डायबिटीज नाम की कोई बीमारी भी है, जिसके बारे में ना कि सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम पूरे दुनिया के परिवेश में देखें तो हम ये पाते हैं कि जो डायबिटीज से
सफर करने वाले बच्चों की संख्या वो बढ़ रही है। और ये दो तरह की मुख्यता होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मुख्यता जो है ज्यादा उम्र में 40, 45, 35 वर्ष के बाद मिलती है, लेकिन जापान में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बच्चों में भी मिलते हैं। इसके कुछ कारण हैं जिनको हम अगली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और इस तरह हम देखें कि इस तरह से 3% इंक्रीज इज देयर इन द जियोग्राफिकल डिफरेंस। तो ग्रेजुअली जो पीडियाट्रिक बच्चों की पॉपुलेशन है उनमें ये मरीज काफी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब हम टॉप 10 कंट्रीज को लेते हैं 10 देशों में, तो दोनों ओर हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में इसकी जो इंसिडेंस है 0 से 14 साल के बच्चों में वो 15.9 है, जबकि अमेरिका में ये 14.7 है, जो लगभग एट पार है दोनों कंट्रीज में। मोरक्को में ये 2.64% है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि वे बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट विद टाइप 1 डायबिटीज इन थाउजेंड्स, टोटल डायबिटीज की जो पॉपुलेशन है अगर 1000 है तो उसमें 95 हमें बच्चे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के मिल रहे हैं। इसलिए हमें इस चीज पे बहुत सजग रहना चाहिए और बहुत ध्यान देना चाहिए। इस बीमारी के पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। जब हम इस बात पे जिक्र करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक लक्षण है, कुछ वायरस का इन्फेक्शन है, कुछ के फैक्टर्स हैं, कुछ डाइट से ढेर सारी एंटीबॉडीज बनती हैं और रिकॉग्निशन ऑफ दिस स्पेसिफिक बीटा आइलेट एंटीजेंस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंटीबॉडीज। और इसके बाद में एक तरह का इम्यून रिस्पांस होता है, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ इम्यून सेल्स एंड द मॉलिक्यूल्स which ultimately leads to breaking of the immune tolerance in young children and people suffering say of 0 to 14 years। इसके बाद इस बीमारी का जन्म होता है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं या टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और ये मुख्यतः बच्चों में या 0 से लेके करीब 20 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। जब हम इसके लक्षणों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक लक्षण शुरू होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, यूरिया मतलब जल्दी से ज्यादा पानी पीने की प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाते हैं और इसके साथ पेशाब के साथ साथ वजन कम होने लगता है। ऐसे बच्चे अधिकतर नॉन ओबीज होते हैं, यानी वो मोटे नहीं होते हैं। और ऐसे बच्चों में कई बार पेरेंट्स में डायबिटीज की हिस्ट्री भी नहीं होती है। जब हम ऐसे बच्चों में HbA1c टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि बहुत मार्केटली एलिवेटेड है, 10, 11, 12 तक बढ़ा हुआ HbA1c मिलता है। और अधिकतर ये बच्चे जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं तो उनमें कीटोसिस या कीटोएसिडोसिस मिलती है, जिसके आधार पर करीब बेहोश आते हैं, इनकी शुगर करीब 400-500 होती है और जिनके पेरेंट्स माँ बाप को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज भी है। और जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें उनमें कुछ तरह की एंटीबॉडी जैसे गार्ड, IA2 आइलेट सेल एंटीबॉडीज ये उनमें मिलती है। जब हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह से करते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज जो बाद में और भी कई तरह से एंटीबॉडीज के आधार पे कई तरह की नई डायबिटीज में परिणत होती है, दूसरी सेल मीडिएटेड टाइप 1 डायबिटीज होती है और तीसरी इडियोपैथिक जिसका कि हमें कारण मालूम नहीं होता है। जब हम अपने भारत देश में यंग पॉपुलेशन में देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के क्या कारण है तो हम पाते हैं कि यंग चिल्ड्रन में इनको हम 5-6 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, 5-6 भागों में कहिए। एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग होता है, इसे मॉडी बोलते हैं। फाइब्रोकैल्कुलस पैंक्रियाटिक डायबिटीज होती है, जिसे FCPD बोलते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज होती है जिसे हम GDM बोलते हैं। इसी तरह से एंडोक्राइन डायबिटीज होती है, एंड देयर आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ रेयर जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज व्हिच वी आल्सो फाइंड इन आवर कंट्री। जब हम देखते हैं कि यंग बच्चों में जो सिनेरियो है डायबिटीज का वो चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज भी हमें बहुत मिल रही है। मतलब कहने में टाइप 2 डायबिटीज जवान बच्चों में, पहले कहते थे कि यदि टाइप 1 डायबिटीज है तो बच्चा कम उम्र का होगा, 0 से 14 का होगा। अगर टाइप 2 डायबिटीज है उसकी उम्र 35 के ऊपर होगी, पर ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ हमें टाइप 2 डायबिटीज के मरीज भी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका कारण क्या, व्हाट इज द चेंजिंग फेस ऑफ डायबिटीज इन यूथ एंड व्हाट वी शुड लर्न। We all find that type 2 diabetes is associated with insulin resistance। इसमें मोटापा होता है, पेट के अंदर चर्बी हो जाती है और उनमें बीटा सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, और ऐसा होने की वजह से उसमें डिक्लाइन हो जाता है, मतलब बीटा सेल का फंक्शन कम हो जाता है और देयर इज ए थेराप्यूटिक फेल्योर
जो दवाइयां हैं, जो मुंह से देने वाली दवाइयां, वो काम नहीं करती क्योंकि उनमें बीटा सेल्स पहले से ही कम है, इसलिए इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं निकलती है। जब हम एशियन इंडियंस में इन चीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं खास तौर पर बच्चों में, और जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है, उनमें हमें देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे अधिकतर मोटे होते हैं। फीमेल सेक्स में ये ज्यादा कॉमन है, और पेरेंटल हिस्ट्री टाइप 2 डायबिटीज की मिलती है कि माँ बाप में 35-50 के बाद उनको डायबिटीज हुई है। और इसके बाद में दूसरे फीचर्स जो अनलाइकली है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं, अभी इसके बाद हम टाइप 1 की बात करेंगे जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में ओवरवेट, ज्यादा वजन होना और डिक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी, मेहनत नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी हैबिट्स का होना, अधिकतर टाइम टीवी और में व्यस्त रहना, इसके बाद में वो ऐसे बच्चे अधिकतर पिज्जा, बर्गर या फास्ट फूड में के आदी होते हैं। और साथ ही साथ पढ़ाई के नाम पर वो अर्बन स्ट्रेस में जीते हैं, शहर में जीते हैं। कई तरह की समस्याएं होती हैं, कभी कभी बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती है, उसमें भी उनकी समस्याएं, स्कूल की पढ़ाई, बस्ते का बोझ और टीचर्स का बोझ और ढेर सारी पढ़ाई जिसकी उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती है। एक निश्चित समय तक खेलने के लिए उन्हें कोई समय चाहिए, जो समय नहीं मिल पाता, इसको हम लोग अर्बन स्ट्रेस कहते हैं, जो शहर के बच्चों में देखने को मिलता है। जब डायबिटीज यंग में बात करते हैं तो एक पेपर डॉक्टर अंजू बेदमानी और अभिषेक कुलकर्णी का हुआ है, और उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऐसे बच्चों में यूजुअली जो फीचर्स हैं वो मॉडी के ज्यादा मिलते हैं, और इसकी बहुत महत्व है इस चीज का। टाइप 2 डायबिटीज के क्या रिस्क होते हैं बच्चों में अगर ये अनकंट्रोल्ड लंबे समय तक रहे? तो पहली चीज तो ये है कि कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ऐसे बच्चे हृदय रोगी बन सकते हैं, बाद में उन्हें हार्ट फेलियर हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। इसके साथ में उन्हें रीनल फेलियर, मतलब गुर्दे की कमी, क्रोनिक किडनी डिजीज को जन्म देते हैं। और इसके साथ वजन, डायबिटीज के कंट्रोल ना होने की वजह से उनको विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब विजन, आंख में भी बहुत सारे ढेर सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, रेटिनल डिटेचमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जिन बच्चों में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों मिलती है उसको हम लोग कहते हैं डबल डायबिटीज। डबल डायबिटीज में क्या है, खास तौर पे कुछ एंटीबॉडीज का और कुछ ओबेसिटी का खास तौर पे इस पर रोल है। इधर हम टाइप 1 डायबिटीज में देखते हैं कि ब्लड शुगर 126 से ज्यादा फास्टिंग है तब टाइप 1 में आती है, टाइप 2 में भी इतनी होती है, लेकिन जो बॉडी मास इंडेक्स है वो लेस देन 85 परसेंटाइल होता है। जबकि टाइप 2 में बच्चे मोटे होते हैं और उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होता है। इसके बाद में इसमें एंटीबॉडीज मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, और लेकिन इसमें हमेशा टाइप 2 डायबिटीज में एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं। एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, मतलब आंख के नीचे और चर्म में, पीठ में कई जगह काले धब्बे पड़ जाते हैं, खाल मोटी हो जाती है और भद्दी खाल हो जाती है, जो डायबिटीज के कंट्रोल ना होने की वजह से होती है। जब हम मोनोजेनिक डायबिटीज की बात करते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि इट इज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, एंड 4 से 13% जो टोटल डायबिटीज चिल्ड्रन पॉपुलेशन है, मतलब पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, उसमें हमको मोनोजेनिक डायबिटीज देखने को मिलती है। जब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज की बात करते हैं बच्चों में तो हम पाते हैं कि इट इज ए मोनोजेनिक सब टाइप ऑफ डायबिटीज विच इज सिमिलर टू टाइप 2 डायबिटीज। और ऐसी डायबिटीज अधिकतर 25 साल की उम्र के आसपास देखने को मिलती है। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है। कीटोसिस इसमें अधिकतर टाइम में एब्सेंट होती है, नहीं मिलती है, and it is controllable without insulin at least for 5 years. We can manage with the drugs without giving insulin at least for 5 years. After 5 years, when there is decline in the beta cells, beta cell mass कम होता है, तब हमको इसमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि मोडी की कितनी वैरायटीज होती हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 11 तक होती हैं, जिनमें सब जेनेटिक बेस्ड है। किसी में HNF है, किसी में GCK है, किसी में IF1 है, किसी में BLK है, और ये उसके ढेर सारे फीचर्स होते हैं। जब हम एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं, मतलब डायबिटीज कैसे डेवलप होती है, तो उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी, मोटापा, फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब दिल की बीमारियां। इस तरह की सारी एक्टिविटीज पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि हमारे मित्रों ये इंट्रायूट्राइन इवेंट्स हैं जो फीटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इसलिए हमें GDM का, मतलब खासतौर पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटस का बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करना चाहिए,
जिससे कि ऐसे बच्चों को भविष्य में डायबिटीज होने का खतरा कम से कम हो। जब हम इंट्रायूट्राइन लाइफ में देखते हैं पेट के अंदर, तभी सोचिए आप इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग होने लगती है। देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है हमारा शरीर और हमारा इंट्रायूट्राइन लाइफ का शरीर, इसमें एपिजेनेटिक चेंजेस होने लगते हैं और जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, और ये डिसाइड हो जाता है इसको कौन सी बीमारी होनी है भविष्य में, कौन सी नहीं होनी, और होनी भी है तो किस एज पे है। इसके बाद फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सब का रोल होके जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें एंडोक्राइन में और मेटाबॉलिक जो भी अल्टरेशन वो हो जाते हैं और बाद में ऐसे। So it is widely accepted that diabetes presenting before 6 months of age is unlikely to be autoimmune type 1 diabetes. On the other hand, reaching a molecule diagnosis will have immediate clinical consequence of about half of the affected patients, as identification of a mutation of either of the two genes encoding the ATP sensitive potassium channel, which allows switching from insulin injections to oral sulfonal ureas. कितनी बड़ी बात है। It also facilitates genetic counseling with the affect families. मतलब अगर किसी के दो जगह शादियां हो रही हैं और लड़के को भी डायबिटीज है और मदर को भी डायबिटीज है, तो आपको एडवाइस करना चाहिए कि ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे डायबिटीज के लिए और ज्यादा प्रोन होंगे। यहाँ हमने मदर, फीटस, नियोनेट और एडल्ट में सारी चीजें बताई हुई हैं, किस तरह से हाइपोथैलेमस में एक्टिविटी बढ़ती है और उसके बाद में आपकी भूख बढ़ती है और इंसुलिन का कंजम्पशन बढ़ता है और इस तरह से फैटी चेंजेस आते हैं और आप ये फीटस में इफेक्ट करता है अल्टीमेटली, और वहां पे भी जाकर के ये आपकी ग्लूकोज फ्री फैटी एसिड्स दे अफेक्ट द बीटा सेल्स, फिर इसके बाद इंसुलिन को अफेक्ट करते हैं, फिर लिवर मसल एडिपोज टिश्यू को, और बाद में जाके नियोनेट पैदा होने के बाद ये बच्चे में हाइपोथैलेमिक चेंजेस दे गिव राइज टू इंक्रीज्ड एपेटाइट एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द इम्यून सिस्टम एंड द साइटोकिन एक्टिवेशन, और बाद में तमाम तरह की डायबिटीज को जन्म देती हैं जिनको एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, ज्यादा भूख लगना हो गया, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हो गई, और भविष्य में लड़कियों को गेस्टेशनल डायबिटीज। सोचिए 30 साल बाद की, पैदा होने के 30 साल बाद की चीज है कि बच्चे होने के बाद जो लड़की है उसमें कब गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होगी। मतलब जो पीढ़ी अभी चल रही है उसको 20 साल पहले डिसाइड हो गया था कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होगी, तो उनको पेरेंट्स को खाने पीने में इस चीज का परहेज रखना चाहिए था। इसी तरह से टाइप 2 जनरेशन में ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 and GDM. In third generation, what we find appetite, obesity, type 2 diabetes, type 1 GDM. And what will happen to the next generation, say after 3-4 decades? It's very difficult to assess. और ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। इस तरह से एपिजेनेटिक्स का डायबिटीज के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है, जिसको हमें सीरियसली देखना चाहिए। और ये एडवाइस बच्चों को देने की जगह पेरेंट्स को भी बताया जाना चाहिए कि किस तरह से वो अपने होने वाले बच्चों में डायबिटीज को रोक सकते हैं। इस तरह से एपिजेनेटिक्स मैकेनिज्म माइट वंस अगेन बी ऑफ इम्पोर्टेंट मीडिएटर इन दिस प्रोसेस। हमने आपको 4 पीढ़ियों के बारे में जिक्र किया कि कब से लक्षण शुरू हुए, कैसे गेस्टेशनल डायबिटीज की चीजें आई सामने, और डायबिटीज इन प्रेगनेंसी कैन लीड टू अ साइकिल ऑफ डायबिटीज अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशंस। इस तरह से आज हमारे यहाँ जितने 9 करोड़ लोग हैं डायबिटीज के, या 12 करोड़ हैं, इस तरह बढ़ के कितने नंबर बढ़ जाएंगे हमें अगली आफ्टर 10 years or after 20 years we can imagine it. So this is decided in the pregnant woman who is having the diabetes, and how the infant, the daughter of the diabetes mother gets it, and in future she will become a diabetic woman when she will conceive. अब हम बात करते हैं फाइब्रोकैल्कुलस पैंक्रियाटिक डायबिटीज की। It's a unique form of diabetes which is seen in tropical countries like India, secondary to the non-alcoholic and chronic calcific pancreatitis. खास तौर चीज ये है कि ऐसे बच्चे अधिकतर पतले होते हैं, दुबले पतले होते हैं और गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं, और उनको अधिकतर पेट में दर्द होता है। जब हम एक्सरे भी कराते हैं तो समटाइम्स वी कैन फाइंड द कैल्सिफिकेशन इन दी पैंक्रियाटिक एरिया, और सीटी स्कैन से इसकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। ऐसे बच्चों को स्कीटोरिया होता है, मतलब मल के साथ में चर्बी निकलती है, फुसफुसा बदबूदार उनका फीकल मास होता है, एंड इन एब्सेंस
of the other cause of chronic pancreatitis like alcohol, hepatobiliary disease, primary parathyroidism, we should think of fibrocalculous pancreatic diabetes. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, मोनोजेनिक डायबिटीज, सब में हम देखते हैं जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पॉलीजेनिक, मोनोजेनिक। जब एज ऑनसेट कहते हैं तो टाइप 1 6 महीने में भी देखी जा सकती है, टाइप 2 में लेटर एज में, यूजुअली आफ्टर 14 इयर्स, और मोनोजेनिक पोस्ट प्यूबर्टल एक्सेप्ट ग्लूकोकाइनेज एंड नियोनेटल डायबिटीज। कीटोसिस जो है सबसे ज्यादा कॉमन मोनोजेनिक में होती है और टाइप 1 में मिलती है, टाइप 2 में कीटोसिस यूजुअली हमें नहीं मिलती है। ओबेसिटी देखा जाए तो इस तरह समय के साथ साथ तीनों टाइप 1, टाइप 2, मोनोजेनिक तीनों में हमको ओबेसिटी देखने को मिलती है। पेरेंट्स जिनके डायबिटिक होते हैं यूजुअली 2 से 4% की हिस्ट्री होती है टाइप 1 में, टाइप 2 में 80% और मोनोजेनिक में 90%। तो ये टाइप 2 डायबिटीज इन यंग पॉपुलेशन स्पेशली इन द पीडियाट्रिक व्हिच इज responsible due to parents, it is to be checked। और मेरे ख्याल से इसमें जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जब किसी की शादी हो तो उसके ब्लड ग्रुप भी मिलाया जाए कि किसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वायरल मार्कर्स, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, HCV, HIV इनकी जांच हो। इसके साथ उनकी ब्लड शुगर भी चेक होनी चाहिए और HbA1c लेवल भी चेक होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम फ्यूचर जनरेशन को डायबिटीज से होने से बचा सकें। ये सत्य है कि डायबिटीज एक बहुत बड़ी स्टिग्मा है समाज में और इतनी बड़ी बीमारी मात्रा में बढ़ रही है कि मेरे ख्याल में हर परिवार में, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई ना कोई व्यक्ति डायबिटीज से सफर कर रहा है। इसके पीछे कुछ निश्चित कारण है। तो जब हम फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज देखते हैं तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जिसमें नेगेटिव होती है हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, उनमें FCPD या फाइब्रोकैल्कुलस पैंक्रियाटिक डायबिटीज होती है, और जिनमें पॉजिटिव होती है उनमें इडियोपैथिक टाइप 1 और ऑटोइम्यून टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलती है। हाउ टू मैनेज दिस डायबिटीज, कैसे मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 डायबिटीज वी ऑल नो इट शुड बी ट्रीटेड ओनली विद इंसुलिन। इंसुलिन ही इसका एकमात्र इलाज है। शुरुआत में रैपिडली एक्टिंग और then multi-dose bile like 30-70 and other drugs they can be given. Then type 2 diabetes, it is controlled with the oral hypoglycemic agents like metformin. Sometimes बाद में इंसुलिन की जरूरत पहले भी हो सकती है और बाद में यह दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। बॉडी मोस्टली रेस्पॉन्स टू द डाइट थेरेपी। हमको डाइट को बहुत इंप्रूव करना चाहिए। लीस्ट फैटी डाइट, exercise regularly, and sometimes sulfonylureas like metformin can be given. With longer duration, insulin may be needed, may be required. इसमें यूजुअली जैसे हमने बताया आपको 5 साल बाद इसमें इंसुलिन के साथ की जरूरत पड़ती है, सल्फोनाल्यूरियाज के साथ में मेटफॉर्मिन के साथ इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। FCPD में only few can be controlled by OHA. Most of the people they require the insulin. जब GDM की बात करते हैं तो diet in mild cases, insulin if it is required when the blood sugar level is more than 7 millimole or 126 milligram per dilution, or plasma glucose random is more than 200, and then OGTT after 2 hours is more than 153, and HbA1c is more than 6.5. ये हमको सबको मालूम है। Endocrine diabetes, the treatment of diabetes and endocrine disorder are treated together, like obesity should be treated. Then genetic symptoms, diabetes, attention to all genetic defects. इसके लिए बाकायदा जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए बाय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इसमें नाइस की गाइडलाइंस आई हुई हैं। इनमें हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि इसमें लक्षण जो है पॉलीयूरिया, पॉलीटिप्सिया, पॉलीफेजिया और वेट लॉस होता है। इसके साथ में डायबिटीज जो है एशियन इंडियन से बहुत ज्यादा इंसिडेंस है। नंबर 2 पे चाइना आता है इस चीज में। दूसरी बात है इंसुलिन रेसिस्टेंस में मिलता है, स्पेशली जब टाइप 2 डायबिटीज होती है बच्चों में तब। स्पेड क्लिनिकल प्रैक्टिस कंसेंसस 2014 कहता है कि लाइफस्टाइल चेंज शुड बी इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। मैं तो कहता हूँ कि जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और उस तरह जीना चाहिए जैसे कि वो डायबिटिक है। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ही प्रॉपर खाना खाना, हाई प्रोटीन डाइट, लीस्ट ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर वजन ज्यादा है, we should start with metformin or sometimes insulin with or without metformin.
as per need. Here we have shown the SPECT clinical practice consensus guidelines, which also show that our basic aim is to control the blood sugar by any means, whether it is with the insulin or with oral hypoglycemic agents or by both. So what is the take-home message, friends? All youth with diabetes need not have type 1 diabetes. ये आवश्यक नहीं है कि सारे जितने भी बच्चों को डायबिटीज हो रही है वो टाइप 1 डायबिटीज है, उनको टाइप 2 भी हो सकती है, जैसा कि हमने आपको बताया, उनको एफसीपीडी हो सकती है, मोनोजेनिक हो सकती है। इसी तरह से क्लिनिकल हिस्ट्री, एक्यूरेट क्लिनिकल हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। डिटेल्ड पेडिग्री चार्ट, few biochemical tests and simple physical science and the use of an algorithm can help to classify the diabetes in young just to give the appropriate treatment. मतलब हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, मरीज की क्या हिस्ट्री है, बच्चे की क्या हिस्ट्री है और बच्चे की पेरेंट्स की क्या हिस्ट्री है और उनका जेनेटिक बैकअप क्या है, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमें मालूम है कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए हमें लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की जरूरत होती है, जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है समाज के लिए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी चीज है, पैसे खर्च होते हैं, टेंशन रहता है, कई बार ब्लड शुगर टेस्ट करनी पड़ती है। इसलिए जितने जल्दी डायग्नोस हो जाए उतना अच्छा है, जितने पहले हो जाए उतना अच्छा है। और टाइप 1 शुड बी ट्रीटेड विद इंसुलिन। इवन दो स्क्रीनिंग ऑफ एट रिस्क यूथ ऑफ टाइप 2 डायबिटीज रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, we should target that the screening is to be done for the young with risk factors like overweight, obesity। ऐसे बच्चे जो मोटे हैं, वजन ज्यादा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को डायबिटीज है, मदर फादर दोनों को है, एक किसी को है, तो इनमें इन चीजों को बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ में और फीचर्स जैसे एकेंथोसिस निग्रिकेंस या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मिलता है, उनको देखा जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट मतलब मोर फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो, एप्रोप्रिएट फूड इंटेक, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, एडिशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इवली मेटफॉर्मिन की आवश्यकता पड़ती है। और दिस मेजर्स अगर ये चीजें फेल होती हैं तो हमें ऐसे लोगों को इंसुलिन पर रखना चाहिए। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, बॉडी में मैंने बताया आपको जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। एंटीटेक जो जितनी भी ये एंटीबॉडीज आपको बताएंगे, गार्ड है, IL-6 है, ये सब इनका टेस्ट होना चाहिए on the basis and type of body। and fibrocalculus, pancreatic diabetes, it requires an addition of anti-diabetic drugs, pancreatic enzymes दिए जाते हैं, पैंक्रियाटिक रिप्लेसमेंट होते हैं, यूजुअली HS डोज में आते हैं, शाम को बेड टाइम दे दीजिए और 24 घंटे वो काम करते रहते हैं। फैट फ्री डाइट होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अनदर लोड ऑन पैंक्रियास। किसी किसी केसेस में जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या सिस्ट बनती है या पैंक्रियाटिक सिस्ट बनती है, उनमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, एंड हमको ऐसे लोगों को पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए भी देखना चाहिए। और एक और चीज है दैट एंडोक्राइन डायबिटीज एंड डायबिटीज सेकेंडरी टू जेनेटिक सिंड्रोम विल नीड ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी कंडीशन एज वेल एज इन एडिशन टू द डायबिटीज। उसके साथ में और बीमारियां जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, इनका भी हमें इलाज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डायबिटीज को ध्यान रखें और चीजों को नजरअंदाज करें। सब चीजों का जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें आशा है कि हम इस तरह से पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में डायबिटीज को अर्ली डायग्नोस करने में सफल होंगे और उनका इलाज करने में सफल होंगे। इस तरह से मैंने अपनी टॉक आपको एक शॉर्ट और चुने चुने शब्दों में बताई। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर संजय अरोड़ा जी, डॉक्टर नरसिंह वर्मा जो हमारे अध्यक्ष हैं UPDA के, इन सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जो प्रदेश स्तर का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का उसे बोलने का मौका दिया, क्योंकि उनके दिमाग में रोज नए नए इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और जिसको वो फ्लरिश करते हैं हम लोगों के लिए, और हम लोग तो निमित्त मात्र हैं जिसमें उनका सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं उनका पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सरल भाषा में बच्चों में होने वाली मधुमेह के विषय में अपने विचार रखे और बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न आया है जो कि हमारे पास प्रश्न आया है, उसको पहले हम लेते हैं। और उस प्रश्न में पूछा गया है कि जो टाइप 3C डायबिटीज यानी पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज है, वो भी एक प्रकार की डायबिटीज है।
हालांकि बच्चों में तो उसका बहुत कम देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता कि बच्चों में उतनी ज्यादा पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज होगी। लेकिन चूंकि प्रश्न है और डॉक्टर के पार्टी ने प्रश्न पूछा है कि पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज में चूंकि इंसुलिन ही एकमात्र चारा है और जब इंसुलिन पंप के लिए मरीज तैयार नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज या टाइप 3C डायबिटीज। बहुत ही क्लिष्ट और अच्छा सवाल है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से इसका जो उत्तर दे सकता हूं वो दूं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, डॉक्टर नरसिंह वर्मा इस पर अलग से प्रकाश डालेंगे। जो इस तरह की पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज है, इसमें हमें अगर सीटी स्कैन की जांच कराएं तो उसमें जो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसमें कैलकुलस इस चीज देखनी चाहिए और ऐसे मरीज में रिपीटेड पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए, उनका एमाइलेज और लाइपेज लेवल टेस्ट करवाना चाहिए और ऐसे मरीज यूजुअली इंसुलिन पे ही मैनेज हो सकते हैं और साथ में उनको हमें पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट देना चाहिए जिससे कि पैंक्रियाटिक क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के चांसेस भविष्य में कम से कम हो। मुझे लगता है बहुत अच्छा जवाब दिया है डॉक्टर आर सिंह साहब ने। और पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज में निश्चित रूप से इंसुलिन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें यहाँ एक नई चीज जरूर ध्यान में देनी चाहिए जो मैं केवल पैंक्रियाटोजेनिक के लिए नहीं कहूंगा, हर डायबिटीज के लिए कहूंगा, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो और चाहे किसी प्रकार की डायबिटीज हो। उसमें मुझे लगता है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डायबिटीज हो और पैंक्रियाटाइटिस ना हो, ऐसा होना संभव नहीं है। इसे हम कहते हैं इंडो और एक्सो कनेक्शन, यानी इंडोजेनस या इंडोक्रीन पार्ट और एक्सोक्रीन पार्ट दोनों पैंक्रियास के पार्ट हैं। तो ये सोचना कि डायबिटीज है और पैंक्रियाटिक फंक्शन पूरी तरह से सामान्य होंगे, ये बहुत ही मेरा ख्याल से सतही विचारधारा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डायबिटीज कोई भी हो उसमें कुछ न कुछ पैंक्रियास का एक्सोक्रीन पार्ट भी प्रभावित होता है और ये नहीं भूलना चाहिए कि डायबिटीज में इंसुलिन जो है उसका जो एक एक्शन है, जिस एक्शन के माध्यम से हर सेल अपने को डिवाइड करता है और ट्रॉफिक एक्शन जो है इंसुलिन का है वो पैंक्रियास पर भी देखने को मिलता है। तो अगर हम एंडो एक्सो कनेक्शन यानी एक्सोक्रीन पार्ट ऑफ पैंक्रियास और इंडोक्रीन पार्ट ऑफ पैंक्रियास के इंटरेक्शन को ध्यान में रखें तो हम ये जानेंगे कि जितने डायबिटीज के मरीज हैं सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर पैंक्रियाटिक फंक्शन भी सब नॉर्मल हैं। इसी प्रकार जितने भी पैंक्रियाटिक डिजीज के मरीज हैं उनमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज इंडोक्रीन फंक्शन जरूर मिलेंगे, भले उनको फ्रैंक डायबिटीज हो या ना हो। इसीलिए जितने भी पैंक्रियाटाइटिस के मरीज हैं उनमें और ये पैंक्रियाटोजेनिक डायबिटीज के मरीज हैं उनमें हमें इंसुलिन जरूर देनी पड़ती है, क्योंकि इंसुलिन का जो ट्रॉफिक एक्शन है वो पैंक्रियाटाइटिस को ठीक करने में भी मदद करता है। मैं डॉक्टर प्रभात अग्रवाल से भी चाहूंगा कि वो भी इस बात में अपनी बात रखें कि क्या हमारी बातों से वो सहमत हैं या कोई और विचारधारा देना चाहते हैं, स्पेशली इंडो एक्सो कनेक्शन के बारे में, इंडोक्रीन पार्ट और एक्सोक्रीन पार्ट का आपस में जो इंटरेक्शन है उसके विषय में। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया कि पैंक्रियास किसी भी डायबिटीज में इन्फ्लेम्ड होता है और उसमें खराबी आती है। जो फाइब्रोकैलकुलस है, जैसे कि टाइप 3C डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, इसको दूसरा नाम इसका हम कह सकते हैं फाइब्रोकैलकुलस डायबिटीज, जो जैसा कि आर सिंह सर ने बताया। इसमें सर थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ज्यादातर डायबिटीज जो इसके अलावा डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 या मोदी या लाडा जितनी भी होती हैं, ये इकलौती डायबिटीज होती है जिसमें क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है लॉन्ग टर्म कैल्सिफिकेशन, अगर हम उनके एक्सरे कराएंगे पेशेंट के एब्डोमिनल रेक्ट तो वहां पे देखेंगे मोटे मोटे कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट्स हमें मिलेंगे, जिसके साथ साथ जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन पार्ट भी काफी इसमें क्या कहते हैं सफर करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूजुअली जो अगर हम देखें बाकी के टाइप 1 या टाइप 2 में हमें स्टेटोरिया या पेन एब्डोमेन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फाइब्रोकैलकुलस डायबिटीज एक ऐसा डायबिटीज का सब टाइप है जिसमें पेन एब्डोमेन की वजह से, रिकरेंट पैंक्रियाटिस होने की वजह से पेशेंट को साथ में पैंक्रियाटिस वाले सिम्टम यानी जो प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन है, वेट लॉस होना, बहुत फास्ट वेट लॉस होना, BMI ऐसे पेशेंट्स का कम होता है, रिकरेंट पेन एब्डोमेन होता रहता है और कई बार ऐसे पेशेंट्स को। लेकिन एक अच्छी चीज इसमें ये बहुत एक अच्छी चीज होती है कि ये पेशेंट्स कई बार जिनको अगर हम एल्कोहलिक से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें
एल्कोहलिक जो पैंक्रेटिस होती है उसमें कैल्सिफिकेशन बड़ा हल्का होता है, उतना डेंस या उतने बड़े साइज कैल्सिफिकेशन के नहीं होते हैं जितना फाइब्रोकैल्कुलस में होता है। दूसरी चीज अगर टाइम से देखें तो पिछले साउथ से जो स्टडीज थी इंडिया में देखा गया, केरला में या साउथ में फाइब्रोकैल्कुलस के प्रोब्लेम्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन डे बाई डे पिछले 30-40 सालों में अगर देखा गया है, उड़ीसा की भी एक स्टडी थी जिसमें डे बाई डे प्रोब्लेम्स इनका काफी कम होता चला गया। एक थ्योरी ये थी कि कैसावा खाने से, या कुछ थ्योरी थी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज किसी खाने की होती हैं, तो लेकिन इसमें अभी तक कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ऐसा फिक्स नहीं हुआ जो फाइब्रोकैल्कुलस के लिए कहा जाए। रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें DPP-4 हम यूज नहीं कर सकते, SGLT इनहिबिटर्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दे इटसेल्फ उनको खुद वो पैंक्रेटिस कर सकते हैं। एक चीज मेटफॉर्मिन यूज करने में हमेशा इस तरह के पेशेंट्स में दिक्कत ये रहेगी, एक तो मेटफॉर्मिन का GI इंटॉलरेंस होता है, साइड इफेक्ट होता है, ऐसे पेशेंट्स की भूख बहुत कम होती है, तो मेटफॉर्मिन अपने आप में एक एनोरेक्टिक ड्रग है जो इसमें परेशानी कर सकती है। तो ले देखिए हमारे पास एक तो ऑप्शन बचता है पैराग्लिटाजोन का, दूसरा अगर पेशेंट की एपेटाइट ठीक है, ट्रांजिट टाइम GI का ठीक है, तो हम उसमें बोगलीबोज या कार्बोज यूज कर सकते हैं। नहीं तो इंसुलिन तो हमें देनी पड़ेगी, और इसमें हमें बोलस प्लस बेसल दोनों रेजिम फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बड़ी ब्रिटल डायबिटीज होती है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा मिलते हैं कि एकदम से 10 यूनिट्स पर उस व्यक्ति की शुगर 40 रहेगी, उसी पर 10 पर उसकी 400 हो गई। तो ये बड़ा एक इसमें इस तरह की डायबिटीज में थोड़ा सा ही हमें संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की डायबिटीज बड़ी ब्रिटल टाइप की होती है जो कई बार व्यक्तियों को परेशान करती है। जी सर। बहुत अच्छा आपने बताया और जो इस पर प्रकाश डाला कि इस प्रकार के मरीजों को मैनेज करने में हम क्या सावधानियां बरतेंगे। यहाँ पर क्योंकि बात प्रारंभ हुई है तो मैं डॉक्टर संजय अरोड़ा जी से भी जानना चाहूंगा कि वो अपना इस बारे में अपने रुख बताने का कष्ट करें। मैं क्या करता हूं कि मैंने पाया है कि अगर मैं उन पेशेंट्स की बात करूं जिनको मैंने इंसुलिन पर रखना चाहा है, या वो टाइप 1 के डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जिनमें पैंक्रियाटिक फंक्शन थोड़े एबनॉर्मल हैं, या हम कह सकते हैं कि पैंक्रियाटिक फंक्शन पूरी तरह से सामान्य नहीं है, उनमें अगर हम पैंक्रियाटिक एंजाइम भी देते हैं तो मैंने देखा है कि उनमें डायबिटीज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो इस संबंध में डॉक्टर संजय अरोड़ा आपकी क्या राय है? आप भी इससे सहमत हैं क्या कि अगर हम पैंक्रियाटिक एंजाइम दें तो उससे केवल एक्सोक्रीन पार्ट को फायदा नहीं होता, एंडोक्रीन पार्ट को भी फायदा पहुंचता है? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी बात बताई है कि काफी कोरिलेशन देखा गया है। इट इज नॉट जस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी काफी कोरिलेशन मिलता है। तो ऐसे में अगर आप डाइजेस्टिव एंजाइम साथ में दिए जाए तो उसमें रिस्पॉन्स काफी अच्छा आता है। प्रॉब्ली कुछ अंदर न्यूरो हार्मोन्स का ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये देखा जरूर गया है कि ऐसे में अगर दिया जाए इनको साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो उसमें डायबिटीज में भी अच्छा कंट्रोल आता है। ये इंडो एक्सो कनेक्शन का ही पार्ट है। तो अगला प्रश्न डॉक्टर समीर गुप्ता ने प्रश्न पूछा है, और डॉक्टर समीर गुप्ता हमारे बहुत सीनियर सदस्य हैं और हमारे गवर्निंग बॉडी के भी पार्ट हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता जानना चाहते हैं कि which antibody tests are recommended to differentiate between early onset type 2 and type 1 diabetes in adolescent। वो जानना चाहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज जो एडोलसेंट में पता लगती है उसको हम किस एंटीबॉडी टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रभात अग्रवाल इस संबंध में आप इसका प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? सर देखिए सबसे आ गए हैं, अगर वो उत्तर देना चाहें। सर देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें थोड़ा क्लिनिकली हेल्प लेना पड़ेगा। टाइप 2 जो अर्ली ऑनसेट डायबिटीज के बच्चे होते हैं, जैसे 12 साल 14 साल में हमें काफी देखने को मिलते हैं, उनमें डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स को किसी ना एक माँ या पिताजी में डायबिटीज की हिस्ट्री मिलेगी। दूसरा ओवेज होंगे बच्चे वो इस तरीके के, और डेफिनेटली उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस या BMI उनका बढ़ा हुआ होगा, या थोड़े लिथार्जी की हिस्ट्री होगी। जो इसके अलावा अगर हम उनके टेस्ट की बात करें तो जैसे कि अगर मैं बात करूं एंटीबॉडीज लेवल की बात करूं तो GAT65 जो एंटीबॉडी कॉमर्शियली हम लोग करा सकते हैं, वो टाइप 1 डायबिटीज चाहे व्यक्ति की एज 5 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 15 साल प्रेजेंट करे, GAT65 एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा इंसुलिन एंटीबॉडीज भी मिल सकती हैं, ये एक IA एंटीबॉडीज भी होती हैं जो इंसुलिनोमा एसोसिएटेड एंटीबॉडीज होती हैं, ये तीनों ही मिल सकती हैं। लेकिन C पेप्टाइड भी हम करा के देख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जो कि C पेप्टाइड लेवल तभी कराएं जब शुगर कंट्रोल कर लें।
क्योंकि कई बार ग्लूकोटॉक्सिसिटी की वजह से भी सी पेप्टाइड लेवल बहुत सप्रेस आते हैं और वो कई बार धोखा दे देते हैं। तो जब भी आपको सी पेप्टाइड लेवल कराएं तो पहले आप शुगर कंट्रोल करिए। अगर आपको कंफ्यूजन है, इंसुलिन से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहे टाइप 2 और टाइप 1 हो, इंसुलिन दोनों में ही काम करेगी। तो अगर आप पहले इंसुलिन कंट्रोल करिए, सी पेप्टाइड कराइए और एंटीबॉडीज कराइए। लेकिन हमेशा याद रखें कि केवल एंटीबॉडीज के बेस, अगर किसी टाइप 1 में अगर GAT65 एंटीबॉडीज एब्सेंट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, कई टाइप 2 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें GAT65 या इंसुलिन एंटीबॉडीज, कई बार हमें 3 से 4% केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें एंटीबॉडीज मिल जाती है। तो सोलिडली हम केवल एंटीबॉडीज के बेस पर डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, क्लिनिकली हमको भी देखना पड़ेगा। लेकिन GAT65, इंसुलिन नोमा एसोसिएटेड एंटीबॉडीज और एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज, ये 3 एंटीबॉडीज हैं जो क्लिनिकली कॉमर्शियली भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम टाइप 1 डायबिटीज को टाइप 2 से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। काफी अच्छा बताया आपने डॉक्टर प्रभात। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कन्वे होनी चाहिए कि अगर कोई यंग डायबिटीज मिल रहा है ओबेसिटी के साथ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको OHA के साथ ही रखना है। रेगुलर फॉलोअप में रखें एंड कीप अ रेगुलर वॉच, कि इन पर नजर रखें कि कब इनको इंसुलिन की जरूरत पड़ जाए। इसको कभी कभी कुछ लोगों ने टर्म दिया था हनीमून पीरियड, कि हनीमून पीरियड में ऐसा मिलता है। मुझे लगता है बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर प्रभात अग्रवाल और डॉक्टर संजय अरोड़ा ने। यहाँ पर एक छोटा सा चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, गैड एंटीबॉडी बिल्कुल निश्चित रूप से गैड एंटीबॉडी करानी चाहिए, और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अकेले सी पेप्टाइड लेवल कभी कभी हमें पूरी जानकारी नहीं दे पाता, क्योंकि एंटीबॉडीज ऐसा भी हो सकता है जिसको हम की टाइप 1.5 डायबिटीज भी कहते हैं, जिनमें दोनों पैथोफिजियोलॉजी हो, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो और एंटीबॉडीज भी हो इंसुलिन के अगेंस्ट। तो हमें ये मानकर चलना होगा, इस प्रकार के मरीज भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चर्चा आज हो रही है कि सारे पीडियाट्रिक डायबिटीज के मरीज टाइप 1 ही नहीं है, टाइप 2 भी हो सकते हैं। और हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हम उनके, जैसे कि स्किन टैग के बारे में बताया डॉक्टर प्रभात अग्रवाल जी ने, तो स्किन टैग्स को भी देखना है। और हमें एंटीबॉडीज अगर करानी है, गैर एंटीबॉडीज कराते हैं, ऐसी पेप्टाइड कराते हैं, तो इस बात की संभावना भी मन में रखनी है कहीं ना कहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि टाइप 1.5 डायबिटीज, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज भी हो और 1.5 डायबिटीज भी हो, ऐसी संभावना है। एंटीबॉडीज भी हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये भी मन में रखना है। और ऐसे मरीजों का इलाज, डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है, अगर इनको हम पृथक नहीं करेंगे, क्योंकि ये मरीज वो मरीज हैं जो केवल इंसुलिन पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। और ऐसे मरीजों को अगर हम केवल इंसुलिन देंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन देनी पड़ेगी। इस प्रकार के मरीजों में हमें मेटफॉर्मिन भी देनी पड़ेगी, जिससे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोका जा सके। तो ये बात मन में रखनी है कि हर बच्चा टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज, मुझे लगता है हमारे साथी सभी इस बात पर सहमत होंगे कि इस समय टाइप 2 डायबिटीज अपनी प्रैक्टिस में हम लोगों ने बहुत कम उम्र तक भी देखना मिल रहा है हम लोगों को। और मैंने पाया है कि काफी बड़ी संख्या में मरीज जो 20 साल की अवस्था के मरीज हैं और 18 साल 16 साल पर भी हमें टाइप 2 के मरीज मिल रहे हैं। और ये ट्रेंड पिछले 5-10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, कम उम्र में भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। मुझे लगता है इसका एक कारण यह है कि एडोलसेंट एज ग्रुप में जो पहले से होना चाहिए था वैसा ना उनका रहन सहन रह गया है, तेजी से वजन बढ़ रहा है, और बहुत से कारण हो सकते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न भी है जिस संबंध में डॉक्टर प्रभात अग्रवाल से मैं जानना चाहूंगा, वो ये है, डॉक्टर नशीस मुखर्जी जानना चाहते हैं कि डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिजीज एडोलसेंट्स में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और उनका इशारा शायद ये है कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के बीच में अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में डायबिटीज 10-15 साल पहले हो रही है, और तेजी के साथ और कम उम्र में हम डायबिटीज के मरीजों को देख पा रहे हैं। तो इस संबंध में जानना चाहते हैं इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 20-25 सालों में अगर हम ध्यान दें, जो सबसे पहले जो बहुत थ्योरीज आई जिनको कहा गया एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स, यानी कि ऐसी चीज जो हमारे एंडोक्राइन पार्ट पे कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर हम ध्यान दें तो पिछले 30-25 सालों में हम लोगों ने इतने इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करे
जो कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे, हम सभी लोग देख रहे हैं कि जैसे कि गांव वाले, जैसे हम कहते थे पहले, जब हम लोग यूजी या पीजी थे लगभग 15 साल पहले, तब ये पढ़ाया जाता था, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे कि डायबिटीज बेसिकली लाइफस्टाइल की डिजीज है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं, जो लाला टाइप के लोग होते हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, उस तरह के लोगों को डायबिटीज होती है। और मैं आप सभी से, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। इस समय रोज हम लोग एक दो इस तरीके का नया मरीज देखते हैं, जो रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाता है, घर में झाड़ू पोंछा करती हैं, लीन थीन महिलाएं हैं, लीन थीन पुरुष हैं, उनको भी डायबिटीज साथ में देखने को मिल रही है। तो जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो प्लास्टिक यूज, जो पिछले 20-25 सालों में काफी एकदम से बढ़ा है। चाहे हर चीज, चाहे कोई भी खाने की चीज हो, कोई भी बर्तन हम होता है माइक्रो यूज कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं गर्म चाय पी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्लास्टिक उसमें से रिस्क है, कहीं ना कहीं एक एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का काम कर रही है। तो ये 2-3 कारण। इसके अलावा हर चीज हमने अपनी ईज ऑफ यूज कर ली है। मोबाइल, छोटी छोटी चीजों के ऊपर से नीचे अगर बच्चा होता है तो कई बार हम देख रहे हैं कि वो नीचे से ही फोन करके बुला लेता है। पहले हम लोग अगर याद करें तो खुद बुलाने जाते थे, 4 घर छोड़ के, 10 घर छोड़ के खेलने जाते थे। ज्यादातर बच्चे और स्पेशली जिस कोविड पैंडेमिक पिछले 2 सालों में, खुद के मेरे बच्चे पूरे टाइम फोन पे या घर में घुसे रहते हैं। तो ये कई सारे जो फैक्टर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि हम लोगों का जो फास्ट फूड है, जो बच्चों को स्पेशली चिप्स वगैरह, जिसमें कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, क्योंकि उसके बिना वो उनकी इतनी लाइफ नहीं हो सकती। कोई भी चिप्स हो या कोई भी चॉकलेट्स हो या ये पिज्जा हो, कोई भी चीजें, इनमें कहीं ना कहीं स्वाद बनाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बच्चों में डायबिटीज के लिए जिम्मेदार हैं, जो अर्ली ऑनसेट डायबिटीज हो रही है बच्चों में। तो अभी पिछले लास्ट वीक ही मैंने एक बच्ची देखी जो 14 साल की थी केवल, और जो टाइप 2 डायबिटीज निकल के आई। उसके पेरेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी। उस बच्ची को एंथोसिस निग्रिकेंस था, बीएमआई उसका लगभग 26 के करीब था। तो जैसा कि एनएस वर्मा सर ने भी कहा कि हम बहुत जल्दी हो सकता है कि हम टाइप 1 को, हर बच्चे जो आए, पहले हम जैसा कि हमें क्लासिकल टीचिंग होती थी तो 20 साल से कम टाइप 1 और 40 साल से ऊपर टाइप 2, लेकिन ये अब जो क्लासिफिकेशन है ये काफी गड़बड़ हो गया। और इसमें हमें कई बार 12, 14, 15 साल में बच्चा आता है, कई बार हमें सोचना पड़ता है कि ये टाइप 1 नहीं है, कुछ और है, कुछ हम या तो मोदी तो नहीं है, लाडा तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं अर्ली से डायबिटीज ही हो। तो अब थोड़ा सा मुश्किल, 10 से लेकर 25 साल तक क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जिसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये चर्चा आज कर रहे हैं कि जो ये 10-12 साल से नीचे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, 10 साल से नीचे कुछ नहीं सोचना है टाइप 1 डायबिटीज, कोई कंफ्यूजन नहीं। 10 से ऊपर अगर हमें जाना है तो डेफिनेटली हमें फैमिली हिस्ट्री जरूर लेंगे। जैसे कि आर सिंह साहब ने बताया कि मोदी के बारे में अगर बात करें तो मोदी में डेफिनेटली 3 जनरेशन की हिस्ट्री जरूर मिलेगी। यानी कि बच्चे को होगी, बच्चे के पापा को होगी, पापा के दादा मतलब उसके दादा को होगी, तो अगर मेल क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसके चाचाओं को मिलेगी, या नानी साइड में होगी तो उसकी मौसियों को होगी, उसके मामाओं को होगी। डेफिनेटली 3 जनरेशन की हिस्ट्री मिलेगी। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके अलावा ऐसे लोग कई बार आपके पास आएंगे कि साहब इसको, बच्ची को डायबिटीज हुई थी, हमने गांव में दवाई ली और वो गोली से ही, डायोनिल की गोली से ही वो रेस्पॉन्ड कर गई, उसकी शुगर कंट्रोल हो गई, और आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि साहब इंसुलिन दी जाएगी। तो कई बार ऐसे हमें बच्चे देखने को मिलते हैं। तो 10 से नीचे कोई कंफ्यूजन नहीं, उससे ऊपर थोड़ा सा हमें अपना दिमाग यूज करना है कि कहीं ये मोदी तो नहीं है, लाडा तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर हम मोदी की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ही क्लासिकल पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। जो बच्चों को हम लाइफ लॉन्ग इंसुलिन का प्रिक का पेन देंगे, या उसके मेंटल ट्रॉमा, हम चाहे माने ना माने, कितनी भी बात करें, इंसुलिन देने में कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंसुलिन का जो एक मेंटल ट्रॉमा है, जो दर्द है, वो जो लगाता है टाइप 1 का बच्चा, उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो यही कुछ कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर प्रभात। एक प्रश्न आया है जिसका उत्तर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ही देना चाहूंगा। डॉक्टर समीर ने पूछा है, हाउ कॉमनली वी आर यूजिंग पैंक्रियाटिक एंजाइम इन डायबिटिक इन प्रैक्टिस। तो डॉक्टर समीर, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। इसको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। मैंने इस पर काफी स्टडी भी की है। एक्सो इंडो कनेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि हर सेल के डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन के साथ इंसुलिन की आवश्यकता है। तो जो पैंक्रियाटिक एसिनाई हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमें इंसुलिन की आवश्यकता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन कम है, इन दोनों परिस्थितियों में टाइप 1 में भी और टाइप 2 में भी
इन दोनों परिस्थितियों में जब इंसुलिन के एक्शन कम है या इंसुलिन का प्रभाव कम है या इंसुलिन की मात्रा कम है, इन सभी परिस्थितियों में पैंक्रियास के अंदर एसिनाइल के बनने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एंडो एक्सो कनेक्शन आपस में है, इस पर लोगों ने कम ध्यान दिया है और ये एरिया एक ऐसा हो गया, न तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस पर ध्यान देते हैं और न हेपेटोलॉजिस्ट ध्यान देते हैं, न गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देते हैं। इस विषय पर मैं काफी कुछ पढ़ाई भी कर चुका हूँ, मैंने कई सारे लेक्चर भी लिए हैं और उसमें यह बात सामने आई है कि ये देखा गया है कि इस प्रकार के ब्रिटल डायबिटीज में खासकर अगर हम पैंक्रियाटिक एंजाइम्स खासकर क्रियॉन या इस प्रकार के कोई लाइपेज और एमाइलेज एंजाइम प्रयोग करते हैं, खासकर पैंक्रियाटिक लाइपेज, तो ये देखा गया है कि हमें ग्लूकोज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं तो पैंक्रेटाइटिस का प्रकोप कम हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में, अपनी प्रैक्टिस में अपने तमाम जो मरीजों को सलाह देता हूँ उसमें मैं ऐसे मरीजों को चुनता हूँ जो कैटाबोलिक स्टेट में है, जहाँ इंसुलिन की डिफिशिएंसी नजर आ रही है, और उनको मैं पैंक्रियाटिक लाइपेज देता हूँ। सरप्राइजिंगली उनका वेट भी बढ़ता है, उनका ग्लूकोज कंट्रोल भी अच्छा हो जाता है और उनकी हर प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। डॉक्टर प्रभात और डॉक्टर संजय से मैं इस बारे में उनकी राय जानना चाहूँगा। हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन स्पेशली ये चीज उसमें बड़ी ठीक होती है जो ब्रिटल डायबिटीज स्पेशली यंग फीमेल्स होती हैं, उनमें सर ये बड़ा काम आता है। मेरा भी एक्सपीरियंस यही है, कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें लॉस ऑफ वेट होता है इन स्पाइट ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर कंट्रोल है लेकिन साहब फिर भी वेट नहीं बढ़ पा रहा है, या खाना खाने का पेट थोड़ा सा इनफ्लेचुलेंस की फीलिंग रहती है, इनकम्प्लीट बॉइडिंग की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे पेशेंट्स में भी सर डेफिनेटली एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो डेफिनेटली उससे जैसे उसकी हम लोग कोई भी सप्लीमेंट एंजाइम का देते हैं डेफिनेटली उसकी शुगर में भी फर्क पड़ता है, और जो उसका स्टेटस हाइपर का रहता है ब्रिटल टाइप का, उसमें भी काफी सुधार आता है। डॉक्टर संजय, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मेरा कुछ इसमें ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जो पढ़ा है बस वही आपके साथ अभी डिस्कस हुआ था कि जैसा आपने बताया वी शुड बी थिंकिंग अबाउट एडिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन आवर पेशेंट्स, कि उनका डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ भी कुछ और बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है डॉक्टर दिनेश कुमार। प्रश्न क्या, प्रतिक्रिया कहूंगा मैं। डॉक्टर दिनेश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्होंने 7 साल का एक बच्चा देखा है जो कि जिसकी एंटीबॉडी नेगेटिव है और बीएमआई ज्यादा है, और मुझे लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन उसमें उपलब्ध हैं। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से ये टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है। अब यहाँ ये देखना है कि अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव होती और सी रिएक्टिव प्रोटीन इनमें कम होता तो निश्चित रूप से हम ये कहते कि हो सकता है कि टाइप 1.5 डायबिटीज हो। तो मुझे लगता है उनकी डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कह रहे हैं इसको उन्होंने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ही कंट्रोल कर रखा है। दिस इज अ गुड साइन, और ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर मैं बहुत सराहना करूंगा डॉक्टर दिनेश कुमार की कि उन्होंने दवाइयां नहीं दी हैं, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि 7 साल के बच्चे को 93 साल तक, अगर हम 100 साल की उम्र माने, दवाइयों पर रखना कहाँ का न्याय है। ऐसे मरीजों को अगर हम शुरू में लाइफस्टाइल पर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा उनके साथ बहुत बड़ा न्याय है। और मुझे लगता है यही मेडिसिन है, सिर्फ दवा बांटना मेडिसिन नहीं है, दवा तो फार्मासिस्ट भी दे सकता है। चिकित्सक के अपने सारे ज्ञान का उपयोग करके मरीज को अगर लाभ पहुंचाता है और बिना दवा के पहुंचा देता है तो ये बहुत ही सराहनीय है। मुझे लगता है इसमें डॉक्टर आर सिंह साहब जुड़े हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, या डॉक्टर प्रभात आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें। 7 साल का सर यूजुअली बस देखिए थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट इसके टाइप 2 के अगेंस्ट ये है कि 7 साल का बच्चा है। यूजुअली अभी तक जितने भी रिपोर्टेड अर्लीस्ट जो केस हुए 11-12 साल से कम कोई भी टाइप 2 अभी तक नहीं देखा गया। इसमें फैमिली हिस्ट्री हालांकि एक जनरेशन की मिल रही है, अगर हो सकता है कि हम कहीं हिस्ट्री अच्छे से लें तो हो सकता है मैटरनल साइड या पैटर्न और हिस्ट्री अच्छे से मिले। इसमें हो सकता है कि ये मोदी टाइप 2 ना हो। मोदी की जो सब क्लासिफिकेशन होते हैं, मोदी टाइप 2 जो होता है ग्लूकोकाइनोज रिसेप्टर म्यूटेशन की वजह से होता है, उसमें हो सकता है कई बार में माइल्ड फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जैसे ही हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं ऐसे बच्चों को, उनकी शुगर अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। चूंकि ऐसे व्यक्ति में कई बार हमें धोखा ये हो जाता है कि एक जनरेशन में टाइप 2 वाले हिस्ट्री मिल जाती है और इस वजह से हम दूसरी जनरेशन को मिस कर जाते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा,
और अगर पेशेंट अफोर्डेबल हो और अगर हम कर सकते हैं तो उसकी जेनेटिक स्टडीज हम करा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो, अफोर्डेबल हो। मैं पूरी तरह सहमत हूं डॉक्टर प्रभात से, इसकी जेनेटिक स्टडी जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि डॉक्टर दिनेश अगर इस पर वर्कअप करेंगे तो ये उनका केस प्रेजेंटेशन के साथ साथ केस इनका पब्लिश भी होगा और हमारे एकेडमिक्सिया के लिए बहुत अच्छा होगा, और कम से कम भारत के अंदर इस प्रकार के केसेस के पब्लिकेशन की बात शुरू होगी। तो डॉक्टर दिनेश जरूर इस पर प्रयास करें। और भले ही हम कहते हैं अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हमारी सोसाइटीज किस बात के लिए हैं, यूपीडीए है, आरएसएसडीआई है, हम लोग मदद करेंगे, उसकी जांच कराई जाए, उसकी जेनेटिक जरूर होनी चाहिए जांच, उसके लिए पैसे का हम लोग मुंह नहीं देखेंगे। तो डॉक्टर दिनेश से अनुरोध है कि वो इस मरीज के विषय में और एक बार बुला करके बात करें, फैमिली हिस्ट्री लें और पेडिग्री जानने का प्रयास करें कि कहीं मोदी तो नहीं है, और इसकी जेनेटिक स्टडी जरूर कराई जाए। उसके लिए हम सभी उनका साथ देने को तैयार हैं, और कम से कम इस पेशेंट को के पूरी स्टडी की जाए और एक पब्लिकेशन हमारे भारत से इस प्रकार का होगा, और यूपी से होगा और लखनऊ से होगा, यूपीडीए की तरफ से होगा, आरएसएसडीआई की तरफ से होगा, तो बहुत अच्छा। मैं सर इसके सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अगर डॉक्टर दिनेश चाहें तो वो मुझसे पर्सनली रिलेशन संबंध रख के मैं पब्लिकेशन में मदद कर सकता हूँ। और सर इसमें अगर जरूरत होगी तो हम लोग सोसाइटी से या पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं, जेनेटिक स्टडीज में यही लाभ है इस प्रकार की गोष्ठियों का। क्योंकि देखिए तमाम सीएमई रोज हो रही हैं, तमाम प्रकार के लेक्चर रोज हो रहे हैं, ना उनको सुनने वाला कोई बहुत ज्यादा है, और वही चीज रिपीटिशन हो रहा है। ये पाठशाला एक इस प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से हम मरीजों की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के ज्ञान से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और एक दूसरे के ज्ञान से उत्साहित होकर के अपने मरीजों के प्रति और अधिक जवाबदेह हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर दिनेश इस संबंध में कदम उठाएंगे और इस मरीज को और आगे तक ले जाएंगे। तो अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। कोई और बात डॉक्टर संजय कहना चाहते हो, डॉक्टर प्रभात कहना चाहते हो तो जरूर कहना चाहेंगे। आज डॉक्टर आर सिंह साहब ने मुझे सूचित किया था कि उनका कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है जिससे वो लगातार नहीं जुड़ पा रहे हैं, और वो ट्रेवल भी कर रहे थे साथ ही साथ और जुड़े भी थे। तो मैंने कहा था आप चिंता न करिए, डॉक्टर प्रभात अग्रवाल हैं और डॉक्टर संजय हैं, और मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि जो प्रश्न आएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पाठशाला में ये बात रखी है कि पाठशाला में कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा, जब तक प्रश्न रहेंगे पाठशाला चलेगी। ये निर्भर करता है कि हमारे पाठशाला के सहभागियों पर कि वो कितना लंबा इसको चलाना चाहते हैं। आज विभिन्न कारणों से बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं, मैं इस पर आत्मावलोकन करूंगा। मुझे लगता है मैं शायद बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाया। अगली पाठशाला हमारी 6 तारीख को होगी, आने वाले 6 यानी 6 सितंबर को होगी, और उसमें चूंकि मुझे बोलना है तो उस समय टॉपिक चुना है मैंने। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सर्केडियन रिदम पर ज़्यादा काम करता हूँ, मेरा रिसर्च का विषय वही है, तो मैं सर्केडियन रिदम और डायबिटीज़ को जोड़ने का प्रयास करूँगा, और उसमें मैं ये बात करने का प्रयास करूँगा किस प्रकार से हमारी जैविक घड़ी जो हमारे सेल के अंदर विद्यमान है, हमारे हर सेल के अंदर घड़ी है, और किस प्रकार से उस घड़ी को एक बड़ी घड़ी नियंत्रित कर रही है, और उस बड़ी घड़ी को क्या पूरे ब्रह्मांड को एक और बड़ी घड़ी नियंत्रित कर रही है, जिसे हम काल कहते हैं, कैसे उनमें संबंध है और मधुमेह से उसका क्या संबंध है, इस पर हम वार्ता करेंगे अगले माह। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं डॉक्टर प्रभात से और डॉक्टर संजय अरोड़ा, पहले प्रभात फिर डॉक्टर संजय अरोड़ा अपनी बात कहेंगे और इसको हम चर्चा को चलते रहेंगे। सर जैसा कि 10 साल से अगर छोटा बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज है, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो आप एंटीबॉडीज करा सकते हैं, नहीं करा सकते कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इंसुलिन स्टार्ट कर सकते हैं। 10 साल से छोटे में, 12 साल से छोटे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिक्कत आती है कई बार 10 से लेकर 20 साल तक के बच्चे के बीच में। 30-32 साल से ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज सीधे मान के आप शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चा 14-15 साल का आता है तो उसकी जनरल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 में भी इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 में भी इंपॉर्टेंट है, लाडा में भी है। अगर बच्चे को आपको फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग मिल रही है, 400 शुगर 500 शुगर होने के बावजूद भी अगर उसको कीटोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मोदी का केस होगा। मोदी का केस इसलिए हमारे लिए डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इकलौती ये डायबिटीज है बच्चों की जो कि सल्फोनिलयूरिया को बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करती है, तो हम उस बच्चे को उस इंसुलिन के पेन से बहुत लाइफ टाइम बचा सकते हैं।
इसीलिए मोदी पे बार बार हम लोग इतना जोर दे रहे हैं। तो मोदी इकलौती बच्चों की ऐसी डायबिटीज है जो सल्फोनिलूरिया, ग्लिक्लाजाइड या ग्लिसराइड जैसे भी डायबिटीज उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी जो डायबिटीज है जो इसमें इसी परफेक्शन ऑफ फाइब्रोकैल्कुलस डायबिटीज, इसके अलावा एक चीज और बहुत छोटी थी, मल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज, जो थैंकफुली अब हमारे पास तक नहीं आ पाती है क्योंकि वो मल न्यूट्रिशन की वजह से, पैंक्राइटिस होने की वजह से उसमें डायबिटीज हो जाती है। ऐसे लोगों को भी हमें इंसुलिन बच्चों को देना पड़ता है। इसके अलावा फाइब्रोकैल्कुलस डायबिटीज, उसमें रिकरेंट पेन एब्डोमेन होता रहेगा, साथ में स्टेटोरिया होता रहेगा। ऐसे लोगों को भी कीटोसिस बहुत कम होता है। इसमें भी इलाज एक ही है, केवल इंसुलिन। इसके अलावा एक एंटिटी और बस्ती है जिसको लाडा हम कहते हैं, जैसा कि एनएस वर्मा सर ने बहुत पहले बताया था कि लाडा मतलब लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द एडल्ट्स। लाडा के अंदर टाइप 1 के फीचर भी मिलते हैं, टाइप 2 के फीचर भी मिलते हैं, और इसको कई बार डबल डायबिटीज या हाइब्रिड डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। 1.5 डायबिटीज भी कह देते हैं कि दोनों डायबिटीज के बीच के। इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि शुरुआत के 6-7 महीने हो सकता है वो पेशेंट्स, क्योंकि उसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन बहुत स्लो होता है, तो शुरुआत में ऐसे पेशेंट्स OHA को रेस्पॉन्ड कर जाते हैं। 6 महीने बाद या 8 महीने बाद वो लोग हमें इंसुलिन पे शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो लाडा में बहुत ज्यादा कभी परेशानी नहीं आती है। लाडा का पेशेंट होता है तो हमें कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बस मोदी एक ऐसी वैरायटी है, फाइब्रोकैल्कुलस एक ऐसी वैरायटी है जहाँ हमें कई बार आंख खुली रखनी होती है। अदरवाइज आई एम वेरी थैंकफुल डॉक्टर एनएस वर्मा सर जिन्होंने मुझे मौका दिया, डॉक्टर संजय सर बहुत मौका दिया, डॉक्टर आर सिंह ने अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद इतने अच्छे से इसको हम लोग को टॉक दिया। हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर संजय सर प्लीज। सर अनम्यूट कर लीजिए। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है आज का डिस्कशन हुआ, और जिसमें हम लोगों ने ये बात देखी किस प्रकार से टाइप 1 और टाइप 2 के अलावा भी डायबिटीज हैं, और बच्चों की सारी मधुमेह में हमें जो आज का निष्कर्ष निकला, जो बहुत ही अच्छा निष्कर्ष था कि हमारे सभी फिजिशियन बंधु ध्यान दें इस बात की तरफ कि सारे बच्चे टाइप 1 नहीं हैं। मुझे लगता है ये आज का निष्कर्ष बहुत अच्छा रहा। तो मैं डॉक्टर संजय अरोड़ा साहब को आमंत्रित करता हूं तो अपनी बात रखें, और इसी के साथ ही चर्चा समाप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरसिंह वर्मा जो आपने आज समय दिए, डॉक्टर प्रभात को आपने जो इतना समय दिया हम लोग को, और काफी विस्तार में हम लोग का ये डिस्कशन हुआ। डॉक्टर आर सिंह मशरूफियत होने के बावजूद भी इन्होंने टाइम दिया, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स का भी जिन्होंने टाइम निकाल कर सब में पार्टिसिपेट किया है। मैं आज का ये प्रोग्राम आज यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वर्मा। थैंक यू सर। डॉक्टर प्रभात। थैंक यू सर।